द्विघात समीकरण के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि को समझेंगे। देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि का नाम है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और जो तीसरी विधि है उसका नाम है सूत्र विधि। इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि द्वारा प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। हमने अध्याय 2 में द्विघात बहुपदों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। हमने जाना कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है तथा इसके दो शून्यक प्राप्त होते हैं। पहले शून्यक को हम अल्फा से तथा दूसरे शून्यक को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम यदि द्विघात बहुपद के बराबर शून्य लिख दें तो द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर से शून्य लिख दिया जाए तो अब ये द्विघात समीकरण कहलाता है। अब इस समीकरण को जब हल किया जाएगा तो इसके भी दो शून्यक प्राप्त होंगे, जिसे हम शून्यक न कहते हुए इस समीकरण के मूल कहते हैं। पहले मूल को हम अल्फा से और दूसरे मूल को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। गुणनखंड विधि में प्रश्नों को हल करने के लिए मध्य पद विभक्त विधि का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मध्य पद को दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है, जिसे हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करते हुए विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए अब हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करते हुए द्विघात समीकरणों को हल करने की जो गुणनखंड विधि है उसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। आइए अब हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले प्रश्न को, इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। हमारे पास जो प्रश्न दिया है वो है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर से 0। सबसे पहले हम इस समीकरण की व्यापक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके हम a b c का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, a का मान है हमारे पास 1, b का मान है हमारे पास ऋण 3 और c का मान है ऋण 10। अब हमें एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, b बराबर से ac। तो b के स्थान पे b का मान रख दीजिए ऋण 3, a के स्थान पे a का मान 1 रख दिया और c के स्थान पे ऋण 10 रख दिए। अब देखिए, ऋण 3 बराबर से ये ऋण 10 एकम ऋण 10 होगा। अब हमें b अर्थात ऋण 3 को ऐसे दो भागों में तोड़ना होगा कि जो टूटी हुई राशि को यदि जोड़ा जाए तो b के मान के ही बराबर प्राप्त हो, अर्थात ऋण 3 ही प्राप्त हो, तथा उन टूटी हुई राशियों को अगर आपस में गुणा किया जाए तो AC के गुणनफल के बराबर हो, अर्थात ऋण 10 हो। इसके लिए हम AC अर्थात इस 10 का गुणनखंड निकाल के हम देखते हैं। तो देखिए, 2 पंचे 10, तो इस 10 का गुणनखंड है 2 और 5। तो अब हम ऋण 3 को ऋण 5 तथा धन 2 में तोड़ेंगे, क्योंकि यदि ऋण 5 तथा धन 2 को जोड़ा जाए तो ऋण 3 प्राप्त होगा एवं इन दोनों को यदि गुणा किया जाए तो ऋण 10 के बराबर प्राप्त होगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें ऋण 3x को ऋण 5x तथा धन 2x में विभक्त करना होगा। तो देखिए अगला स्टेप, x स्क्वायर ऋण 5x धन 2x ऋण 10 बराबर से 0। अब देखिए, अगर मैं ऋण 5x तथा धन 2x को आपस में जोड़ूं तो ऋण 3x प्राप्त होगा, और ऋण 5 तथा धन 2 का आपस में गुणा करें तो ये a और c के गुणनफल के बराबर प्राप्त होगा, ऋण 5 दूनी ऋण 10 और ऋण 10 एकम ऋण 10। अब इसके पश्चात पदों को दो दो के समूह में लिख दिया जाता है। तो x स्क्वायर माइनस 5x को एक समूह में हम लिख देंगे तथा ये दो पद जो है 2x माइनस 10 को एक समूह में लिख देंगे। अगले स्टेप में हम प्रत्येक पद से कॉमन ले लेते, तो इन दोनों पदों में x कॉमन है तो हमने x को कॉमन ले लिया।
यहाँ हमारे पास बचेगा x और यहाँ से बचेगा 5। ठीक इसी प्रकार इस दूसरे कोष्टक से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पंचे 10 है। तो जब 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो कोष्टक के अंदर बचेगा x माइनस 5 बराबर से 0। अब इन दोनों पदों में x माइनस 5 कॉमन है, अतः हम इन दोनों पदों से x माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए x माइनस 5 को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -2 बराबर से 0। अब हम इस पहले गुणनखंड को 0 के बराबर लेते हैं, जिससे हमें पहला मूल प्राप्त हो जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर से 0 लेने पर देखिए x बराबर हो जाएगा 0 और इस 5 का पक्षांतर हम दाहिनी ओर करेंगे तो -5 हो जाएगा। x बराबर से हमें प्राप्त हुआ 5। ये हमारा पहला मूल प्राप्त हो गया। अब हम दूसरे कोष्टक के बराबर 0 लेंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0 लेने पर देखिए x बराबर हो जाएगा 0 और इस 2 का पक्षांतर दाहिनी ओर करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो x का मान प्राप्त हुआ -2। यह x बराबर से -2 इस समीकरण का दूसरा मूल होगा। तो हम उत्तर लिखेंगे, उत्तर x बराबर से 5 और -2। आइए अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर से 0। यहाँ a बराबर है 2, b बराबर है 1 तथा c बराबर है -6। तो हम एक छोटा सा फार्मूला लिख के देखेंगे, b बराबर ac। b के स्थान पे b का मान रखेंगे 1, a के स्थान पे a का मान रख देंगे 2 और c के स्थान पे रख देंगे -6। अब 1 बराबर से -6 दूनी -12 हो गया। अब हमें 12 का गुणनखंड निकालना होगा। या एक और छोटा तरीका है जो छोटे प्रश्नों के लिए लागू होता है कि किस किस संख्या का गुणा 12 होगा। तो हमें मालूम है कि एक तो 4 तिया 12 होगा, दूसरा 12 एकम 12 होगा और एक 6 दूनी 12। बस इन तीनों गुणनखंडों में से कोई एक गुणनखंड में संख्या टूटेगी। अब देखिए 4 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो 1 प्राप्त होगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4 माइनस 3 बराबर से -12। देखिए 4 में से 3 घटेगा तो 1 प्राप्त होगा, यानी कि 1 को ऐसे 2 भागों में तोड़ दिया जाता है कि यदि उन दोनों संख्याओं को जोड़े या घटाए तो हमें b के मान के ही बराबर प्राप्त हो, अर्थात 1 प्राप्त हो, तथा यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करें तो AC के गुणनफल के बराबर प्राप्त हो। ये देखिए 4 और ऋण 3 को जोड़ा जाएगा तो 1 प्राप्त होगा, परंतु इस 4 और ऋण 3 को आपस में गुणा किया जाएगा तो ऋण 12 प्राप्त होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि मध्य पद को किन किन अंकों में विभाजित किया जाए। तो हमें ये समझ में आया कि इस x को -4x और ऋण 3x में विभक्त करना होगा। तो आइए अब हम सवाल हल करते हैं। अगला स्टेप जो होगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर से 0। अब पदों को हम 2 के समूह में लिख लेंगे। इस 2x स्क्वायर प्लस 4x को एक समूह में लिखेंगे और जब इन दोनों पदों को एक समूह में लिखेंगे तो ऋण चिन्ह को हम कोष्टक के बाहर ले जाएंगे, जिस कारण कोष्टक के अंदर की राशियों के चिन्ह बदल जाएंगे, अर्थात ऋण वाला धन और धन वाला ऋण। तो देखिए हमने ऋण चिन्ह कॉमन ले लिया तो ये ऋण 3x हो जाएगा (3x) और ये ऋण 6 हो जाएगा (6) और इसके बराबर 0 है। अब हम प्रत्येक पद से कॉमन लेते हैं। देखिए इन दोनों पदों में 2x कॉमन है, तो हमने 2x को कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बचेगा 1x और यहाँ से धन और यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि ये 2 दूनी 4 होता है। अब इन दोनों पदों में हमें समझ में आता है कि 3 कॉमन है, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा x और चूंकि 3 दूनी 6 होता है इसलिए यहाँ पे बचेगा (2) बराबर से 0। अब हम इन दोनों पदों में से x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए x प्लस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमें यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा ऋण 3 बराबर से 0।
अब गुणनखंड निकल जाने के बाद हम पहले गुणनखंड को शून्य के बराबर लेते हैं और इसके पश्चात इस दूसरे गुणनखंड को शून्य के बराबर लेंगे। तो सबसे पहले हम x प्लस 2 बराबर से शून्य लेने पर देखिए x बराबर होगा, ये शून्य है और इस 2 का पक्षांतर हम दाहिनी ओर करेंगे तो ऋण 2 हो जाएगा, यानी x बराबर से ऋण 2। ये हमारा एक उत्तर प्राप्त हो गया, यानी x बराबर से ऋण 2 इस समीकरण का पहला मूल होगा। और इसके पश्चात 2x माइनस 3 को शून्य के बराबर लेंगे। 2x माइनस 3 बराबर से शून्य लेने पर ये 2x बराबर होगा शून्य है और इस ऋण 3 को जब दाहिनी ओर ले जाएंगे तो धन 3 हो जाएगा। 2x बराबर से 3, इसलिए x बराबर से 3/2। ये इस समीकरण का दूसरा मूल होगा। अब हम उत्तर लिख देंगे x बराबर से ऋण 2 और 3/2। अब इस तीसरे प्रश्न को देखिए। अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर से 0। तो यहाँ पे a बराबर होगा हमारे पास रूट 2, b बराबर होगा 7 और c के बराबर होगा 5 रूट 2। अब हमें एक छोटा सा फार्मूला याद रखना होगा, b बराबर से ac। तो b के स्थान पे b का मान रखेंगे 7, a के स्थान पे रूट 2 और c के स्थान पे 5 रूट 2। अब देखिए 7 बराबर से ये रूट 2 गुणित रूट 2 हो जाएगा 2 गुणित 5, यानी 7 बराबर से 10। अब हमें 7 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करना होगा जिनको आपस में जोड़ने पर हमें 7 ही प्राप्त हो, परंतु आपस में गुणा करें तो धन 10 के बराबर प्राप्त हो। तो देखिए किस किस का गुणा 10 होता है, तो एक 5 दूनी 10 और एक 10 एकम 10। तो हमें समझ में आता है 5 और 2 को जोड़ा जाए तो 7 प्राप्त होगा और इन दोनों का गुणनफल 10 प्राप्त होगा। तो इस 7 को हम 5 और 2 में विभक्त कर देंगे। 5 और 2 को जोड़ा जाए तो 7 प्राप्त होगा और 5 और 2 को आपस में गुणा किया जाए तो 10 प्राप्त होगा। इससे हमें ये समझ में आया कि 7x को हमें 5x और 2x में विभक्त करना होगा। तो आइए सवाल देखते हैं। रूट 2x² प्लस इस 7x को हमने तोड़ दिया 5x धन 2x और अंत में है 5 रूट 2 बराबर से 0। अब हम पदों को 2-2 के समूह में लिखेंगे। रूट 2x² प्लस 5x को एक समूह में लिख देंगे तथा ये इन 2 पदों को यानी कि 2x प्लस 5 रूट 2 को एक समूह में लिख दिया जाएगा बराबर से 0। अब हम प्रत्येक पदों से कॉमन लेंगे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन जो है वो सिर्फ x है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा हमारे पास रूट 2x प्लस यहाँ से बचेगा सिर्फ 5 और इन दोनों में देखिए कॉमन है रूट 2, क्योंकि रूट 2 गुणित रूट 2 बराबर से 2 होता है, तो हम रूट 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा हमारे पास रूट 2x और धन यहाँ से बचेगा 5 बराबर से 0। अब हम इन दोनों पदों में से रूट 2x प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो अगला स्टेप देखिए, रूट 2x प्लस 5 को जब हम कॉमन उठा लेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारे पास x प्लस यहाँ से रूट 2 बराबर से 0। अब गुणनखंड हमारा निकल चुका है। अब पहले गुणनखंड के बराबर हम 0 लेंगे तो हमें पहला मूल प्राप्त हो जाएगा तथा दूसरे गुणनखंड के बराबर 0 लेंगे तो दूसरा मूल हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए रूट 2x प्लस 5 बराबर से 0 लेने पर ये रूट 2x बराबर से ये 0 है और इस 5 को इधर ले जाएंगे तो ऋण 5 हो जाएगा। अब अगला स्टेप है रूट 2x बराबर से ऋण 5, इसलिए x बराबर से ऋण 5 बटे रूट 2। ये हमारा पहला मूल प्राप्त हो गया। अब हमें दूसरा मूल प्राप्त करने के लिए दूसरे कोष्टक के बराबर 0 लेना होगा। तो x प्लस रूट 2 बराबर से 0 लेने पर
x बराबर से 0 और इस √2 का पक्षांतर जब दाहिनी ओर करेंगे तो ये ऋण में हो जाएगा, ऋण √2। तो इस प्रकार से x बराबर से ऋण √2 प्राप्त हुआ। तो हम उत्तर लिखेंगे x बराबर से ऋण 5/√2 और ऋण √2। आइए अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर से 0 है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, 2x² के बटे में 1 लिख लेंगे क्योंकि कुछ नहीं तो 1 होता है, माइनस x बटे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, प्लस 1/8 बराबर से 0। ये पहला स्टेप हो गया। अब हम लघुत्तम निकाल लेंगे इस बाएं तरफ का। तो ये देखिए लघुत्तम आएगा 8 और यहाँ पे 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 आएगा बराबर से 0। ये हुआ हमारा दूसरा स्टेप। अब हम इस 8 का तिर्यक गुणा 0 के साथ करेंगे तो 8 शून्य 0 हो जाएगा। तो अगला स्टेप होगा हमारे पास 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर से 0। ये हमारा वर्ग समीकरण बन गया। अब हम मध्य पद को विभक्त करते हैं। तो देखिए a के बराबर है 16, b के बराबर है ऋण 8 और c के बराबर है 1। तो एक छोटा सा फार्मूला हमें याद रखना होगा, b = AC। b का मान है ऋण 8, a का मान है 16 और c का मान है 1। तो ऋण 8 और ये 16 एकम 16। अब देखिए विभक्त करने का एक सबसे छोटा तरीका ये है कि किस किस का गुणा 16 होता है। तो देखिए एक तो 16 एकम 16 होता है, दूसरा 4 चौके 16, तीसरा 8 दूनी 16 होता है। अब देखने पे हमें ये समझ में आता है कि 4 और 4 को जोड़ा जाए तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस ऋण 8 को तोड़ेंगे ऋण 4 और ऋण 4 में, क्योंकि ऋण 4 और ऋण 4 को यदि जोड़ा जाए तो ऋण 8 प्राप्त होगा, परंतु ऋण 4 और ऋण 4 को आपस में गुणा किया जाए तो ऋण गुणित ऋण धन 4 चौके 16 होता है। तो हमें ये समझ में आया कि ऋण 8x को ऋण 4x तथा ऋण 4x में तोड़ा जाएगा। अगला स्टेप देखिए, 16x² ऋण 4x ऋण 4x प्लस 1 बराबर से 0। अब देखिए पदों को हम दो के समूह में लिखेंगे। 16x² माइनस 4x को एक समूह में लिखेंगे तथा ऋण 4x धन 1 को एक समूह में लिखेंगे। चूंकि हम ऋण चिन्ह कॉमन ले रहे हैं तो कोष्टक के अंदर के राशियों के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी ये ऋण 4x हो जाएगा धन 4x और ये धन 1 हो जाएगा ऋण 1 बराबर से 0। अब इन दोनों पदों में हम देखते हैं कि कौन कौन सी राशि कॉमन है। तो देखिए 4 चौके 16 होता है, तो इन दोनों में 4x कॉमन है, तो हम 4x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा हमारे पास 4x और यहाँ से जब पूरी राशि निकल जाती है तो सभी राशियों का गुणांक 1 होता है, इसलिए हम 1 लिख देंगे। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सभी राशियों का गुणांक 1 होता है। तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 बराबर से 0। अब इन दोनों पदों में से 4x माइनस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं। 4x माइनस 1 को जब कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ से 4x बचेगा और यहाँ से ऋण 1 बचेगा बराबर से 0। ये हमारा गुणनखंड बन गया। अब हम पहले गुणनखंड के बराबर 0 लेंगे, तो 4x माइनस 1 बराबर से 0 लेने पर देखिए 4x बराबर होगा 0 और इस 1 का पक्षांतर इधर करेंगे तो धन 1 हो जाएगा। 4x बराबर से 1, इसलिए x बराबर से 1/4। ये हमारा पहला मूल होगा। अब हम दूसरे कोष्टक के बराबर 0 लेंगे। 4x माइनस 1 बराबर से 0 लेने पर ये देखिए 4x बराबर से 0 प्लस 1, यानी 4x बराबर से 1 और x बराबर से 1/4। तो इसका दूसरा मूल भी 1/4 प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे उत्तर x बराबर से 1/4 और 1/4। अब ये अंतिम पांचवा सवाल को देखिए।
100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर से 0। अब देखिए इस प्रश्न में a का जो मान है वो है 100, b का मान है ऋण 20 और c का मान है 1। अब हम एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे b बराबर से AC। ये देखिए b के स्थान पे हम b का मान रखेंगे ऋण 20, a के स्थान पे रख देंगे 100 और b के स्थान पे 1। तो ये ऋण 20 बराबर से 100। तो ये ऋण 20 बराबर से 100 एकम 100। अब हमें इस ऋण 20 को ऐसे दो भागों में विभक्त करना होगा जिनका आपस में गुणनफल 100 होता हो, परंतु योगफल ऋण 20 ही होता हो। तो देखिए किन किन राशियों का गुणनफल 100 होता है। एक तो 50 दूनी 100 होता है, एक 25 चौके 100, एक 10 दहम 100 और एक 20 पंचे 100। अब इस गुणनखंड को देखिए, 10 और 10 को जोड़ा जाता है तो 20 प्राप्त होता है और 10 और 10 का गुणनफल 100 होता है। तो हम इस ऋण 20 को ऋण 10 और ऋण 10 में तोड़ देंगे, क्योंकि ऋण 10 और ऋण 10 को जोड़ा जाएगा तो ऋण 20 प्राप्त होगा, परंतु ऋण 10 और ऋण 10 का आपस में गुणा किया जाएगा तो ऋण गुणित ऋण धन 100 हो जाएगा। ये कोई सूत्र नहीं है बल्कि एक ट्रिक्स है। इसका उपयोग सिर्फ आप मध्य पद को तोड़ने के उद्देश्य से करें, सवाल में कहीं भी इसका प्रयोग ना करें। अब देखिए हमें समझ में आ गया कि ये जो ऋण 20x है ऋण 10x और ऋण 10x में तोड़ा जा सकता है। तो अब सवाल हल करना प्रारंभ करते हैं। ये पहला स्टेप जो होगा ये होगा हमारे पास 100x² ऋण 10x ऋण 10x प्लस 1 बराबर से 0। अब हम पदों को दो दो के समूह में लिखेंगे। तो शुरू के दो पद 100x² माइनस 10x को एक कोष्टक में लिख देंगे। ये देखिए ऋण चिन्ह कॉमन लेने पर कोष्टक के अंदर के राशियों के चिन्ह बदल जाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखें आप लोग। ये 10x और धन 1 हो जाएगा ऋण 1, क्योंकि ऋण चिन्ह हमने कॉमन ले लिया है, बराबर से 0। तीसरा स्टेप जो होगा प्रत्येक पद से कॉमन लिया जाएगा, तो इन दोनों पदों में कॉमन है 10x, तो ये कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 10x और पूरी राशि निकल जाने पर 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होने के कारण हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 10x माइनस 1 बराबर से 0। अब दोनों पदों में 10x माइनस 1 मौजूद है, तो अगला स्टेप देखिए 10x माइनस 1 जब कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 10x और यहाँ से बचेगा माइनस 1 बराबर से 0। अब हमें गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अब इस पहले कोष्टक के बराबर हम 0 लेंगे। तो देखिए 10x माइनस 1 बराबर से 0 लेने पर 10x बराबर से 0 पहले से और इस ऋण 1 का पक्षांतर दाहिनी ओर करेंगे तो ये धन 1 हो जाएगा। 10x बराबर से 1, इसलिए x बराबर से 1/10। ये इस समीकरण का पहला मूल होगा। अब हम दूसरे कोष्टक के बराबर 0 लेंगे। 10x माइनस 1 बराबर से 0 लेने पर देखिए 10x बराबर से 0 और इस ऋण 1 का पक्षांतर दाहिनी ओर करेंगे तो ये भी धन 1 हो जाएगा। 10x बराबर से 1, इसीलिए x बराबर होगा 1/10। ये हमारा दूसरा मूल होगा। अब हम अंत में उत्तर लिख देंगे। x बराबर से 1/10 और 1/10। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।